नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी है औलाद पालो पर उम्मीद नहीं। आज जैसे ही अंकित दफ्तर से लौटा तो उसकी पत्नी तन्वी उस पर बरसने को जैसे तैयार ही खड़ी थी। अभी अभी किटी पार्टी से लौट कर जो आ रही थी। अजी तुमसे शादी करके तो मेरे कर्म फूट गए। तुम जानते हो आज मेरी सारी सहेलियों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मेरी सारी सहेलियां अपने अपने सोने के गहने दिखा रही थी और मेरे पास तो एक चांदी की अंगूठी तक नहीं दिखाने को। चलो माना तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे गहने लेकर दे, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक फिल्म दिखाने तो लेकर जा ही सकते हो ना, या नहीं? क्या हम हफ्ते में एक बार खाना तक नहीं खा सकते? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि इस जन्म में तुम मेरे शौक भी पूरे कर पाओगे। तभी बाहर से अंकित के पिता प्यारे लाल जी की आवाज आई, बेटा हमारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, कल दफ्तर से आते हुए लेते आना। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी और पिताजी की बातें सुनकर अंकित अपना सर पटक कर बैठ गया। तुम लोगों की मांगे पूरी करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसी समय अंकित ने अपने छोटे भाई रवि को फोन लगा, कहने लगा, रवि तुम तो विदेश जाकर आराम से नौकरी कर रहे हो और खूब धन कमा रहे हो। यहाँ माँ बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरा अपना भी परिवार है जिसे मुझे भी समय देना होता है? यहाँ सारा दिन माँ बाबूजी की फरमाइशें लगी रहती हैं। अपने परिवार के लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं। क्या तुम थोड़ा समय नहीं निकाल सकते कि पिताजी की रिटायरमेंट पर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सको? तुम तो वहाँ जाकर अपनी जिंदगी में ही मस्त हो गए हो। यहाँ माँ बाबूजी की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थक गया हूँ और उधर तुम्हारी भाभी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। तुम्हें तो मालूम है कि औरतों को अगर शॉपिंग ना करवाओ, ना मूवी दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करने को कहो तो पति का जीना मुहाल कर देती। कम से कम माँ बाबूजी से मिलने के लिए ही थोड़ा समय निकाल कर आ जाओ। अंकित अपने छोटे भाई रवि से कहता है तो रवि ने कहा, अरे भैया ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता या मुझे आप सबकी याद नहीं आती, परंतु अपनी नौकरी के काम में मैं कुछ व्यस्त चल रहा था जिस कारण मैं भारत नहीं आ। मेरा भी बहुत दिल करता है माँ और बाबूजी के साथ कुछ समय बिताने का, लेकिन क्या करूँ, इतनी मेहनत आखिर अपने माँ बाबूजी के लिए ही तो कर रहा हूँ। रवि धीमी सी मुस्कान के साथ आगे कहने लगा, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर भारत आने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर रवि ने फोन रख दिया। इधर अंकित ने भी अपने छोटे भाई की बात सुनकर थोड़ी चैन की सांस ली। अंकित ने जैसे ही फोन रखा तो उसकी पत्नी तन्वी बोली, क्या कहा तुम्हारे भाई ने, कब आ रहा है? अब तो पूरा 1 साल होने को आया, कुछ ना कुछ उपहार तो हमारे लिए भी लेकर आए। तन्वी अपने पति अंकित से हंसी ठिठोली करते हुए कहने लगी, और पूरे साल भर में जो पैसा कमाया होगा उसमें से कुछ तो हमें भी देकर जाएंगे। अकेले रह रहे हैं तो पैसा तो इकट्ठा हो ही गया होगा। तन्वी की बात सुनकर अंकित बोला, तुम्हें क्या लगता है कि जितना पैसा उसने कमाया है वह सारा का सारा पैसा तुम्हारी झोली में डाल देगा? वह कोई छोटा बच्चा नहीं जिसे तुम बहला फुसलाकर सारे पैसे निकलवा लोगी। कहने को तो उसने कह दिया कि मैं माँ बाबूजी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, लेकिन जब पैसे लगाने की बारी आएगी तो मुझे मालूम है कि वह भी पीछे। फिर तन्वी रौब भरी आवाज में अपने पति अंकित से कहने लगी, मैं साफ साफ बता देती हूँ कि अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो सारा खर्चा उसे उठाना पड़ेगा। मैंने यहाँ कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा, मुझे भी अपने परिवार और अपने बच्चों की चिंता है। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक रवि यहाँ रहेगा तुम्हें माँ बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना है। उन्हें समय पर दवाई और खाना पानी देना है ताकि उसे भी लगे कि हम माँ बाबूजी की कितनी सेवा करते हैं, उन पर कितना खर्च कर। सुनो तन्वी, कुछ दिनों में माँ बाबूजी भी रिटायर होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट का पैसा हर हाल में मुझे अपने पास चाहिए। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। अब मुझे इस छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर एक अच्छा सा मकान खरीदना है। कुछ फायदा तो हमारा भी होना चाहिए। 2 दिन बीत गए तो अंकित ने अपने पिता प्यारे लाल जी से बात की और बोला, बाबूजी इस महीने की 31 तारीख को आप रिटायर हो रहे हैं ना, और कुछ दिनों में रवि भी आने वाला है।
रवि के आने की बात सुनकर प्यारे लाल जी और उनकी पत्नी सीमा जी बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा यह तो बहुत कि तूने अपने भाई को भी बुला लिया। देखो जी, हमारा बेटा हमारे बारे में कितना सोचता है। आपकी रिटायरमेंट की तैयारी वह अभी से कर रहा है। तभी अंकित बोला, माँ वह सब तो ठीक है, पर यह तो सोचिए कि वह ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े शहर में रहता है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा केवल 2 कमरों का घर है और उसमें भी हर जगह सामान भरा हुआ है। अब आप ही बताइए, इतने छोटे से घर में हम सब लोग कैसे रहे। अब वह हमारे बारे में इतना सोचता है तो हमारा भी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अंकित की बात सुनकर सीमा जी बोली, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? अंकित थोड़ा हिचकते हुए बोला, मुझे लगता है अब हमें शहर में एक अच्छा सा मकान खरीद लेना चाहिए जहां हम सब लोग मिलकर एक साथ रह सकें। अपने बेटे की बात सुनकर सीमा जी बोली, वह तो ठीक है लेकिन इन सब में तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तभी अंकित ने कहा, मैं वो सोच रहा था कि बाबूजी के रिटायरमेंट के जो पैसे आने वाले हैं, अगर वह मुझे दे देते तो मैं एक बड़ा सा घर खरीद लेता हूँ। कुछ पैसे तो मैंने भी इकट्ठे किए हुए हैं। अब आप ही सोचिए, कल को जब रवि की शादी होगी तो उसके परिवार के रहने के लिए भी तो जगह चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ ही एक घर में मिलकर रहें। अपने बेटे की बात सुनकर सीमा जी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि कितना अच्छा है मेरा बेटा जो घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में इतना कुछ सोचता है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने पति प्यारे लाल जी से कहा, अजी मैं तो कहती अंकित की सोच बिल्कुल सही है। वह जो कह रहा था मुझे वह बात रास आई। आप अपने दफ्तर में बात करके देखिए, अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो अंकित रवि के आने से पहले ही एक बढ़िया सा मकान देख लेगा। रवि कितना खुश हो जाएगा। तभी प्यारे लाल जी बोले, अरे सीमा, रिटायरमेंट से पहले पैसे मिलना बहुत मुश्किल काम होता है और वैसे भी घर कुछ दिनों में तो नहीं बनता। घर बनाने में तो महीनों लग जाते हैं और रवि कुछ ही दिनों में आता होगा। इतनी जल्दी यह सब होना आसान नहीं है। तभी अंकित, बाबूजी इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए, आजकल बहुत बढ़िया मकान बने बनाए मिल जाते हैं, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। अपनी पत्नी और बेटे के बार बार कहने पर प्यारे लाल जी ने अपने ऑफिस में रिटायरमेंट से पहले ही पैसे निकलवाने की अर्जी दे दी। उनको ऑफिस में पहले का व्यवहार, उनकी जिम्मेदारियां, ईमानदारी और उनकी छवि को उनके रिटायरमेंट से पहले ही पैसों का इंतजाम करवा दिया गया। पैसे मिलते ही अंकित ने देर करना उचित नहीं समझा। सब कुछ अंकित के प्लान के मुताबिक चल रहा था। घर तो उसने पहले से ही ढूंढा हुआ था, परंतु अपने माँ बाबूजी के सामने केवल औपचारिकता निभा रहा था। कुछ ही दिनों में अंकित ने जो मकान देखा हुआ था अपने माँ बाबूजी को भी दिखाने के लिए लेकर गया। बड़ा सा मकान देखकर प्यारे लाल जी और सीमा जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वे दोनों सोचने लगे, हम दोनों पति पत्नी ने जीवन भर कष्ट झेलते हुए बहुत मुश्किलों से गुजारा किया था। चलो अब बुढ़ापा तो आराम से कटेगा। इस बड़े से घर के हॉल में खड़े हुए सीमा जी अपने बेटे अंकित से कहने लगी, बेटा घर तो बड़ा शानदार है। ऐसा कहते हुए वह घर के बाकी कमरों को देखने के लिए चली गई। तभी तन्वी ने अपने पति अंकित से कहा, सुनिए जी, क्या यह घर आप अपने माँ बाबूजी के नाम पर लेंगे? तभी अंकित बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं यह घर उनके नाम पर क्यों लेने लगा? यह घर मैं तुम्हारे नाम पर लूँगा। यह बात सुनकर तन्वी बहुत खुश हो गई। घर पहुंचकर अंकित ने प्यारे लाल जी से कहा, बाबूजी यह पुराना घर तो हम बेच देंगे, इसलिए आप इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। इस समय प्यारे लाल जी और सीमा जी खुशी से फूले नहीं समा। वे दोनों यह सोचने लगे कि सारा परिवार एक साथ एक ही घर में रहेगा। दिन बीतने लगे और प्यारे लाल जी के रिटायरमेंट का समय भी आ गया।
उधर रवि भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया और अपने साथ परिवार के सभी लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। नए घर में पहुंचकर रवि ने अंकित से कहा, भैया आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? रवि अपने बड़े भाई अंकित की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। उस मकान में तो हमारा बचपन बीता था और आपने नया घर खरीद भी लिया तो मुझे खबर तक नहीं की। इससे पहले कि अंकित कुछ बोलता, तन्वी अपने देवर से बोली, अरे देवर जी, आपके लिए तो हमने इतना बड़ा मकान खरीदा है। अब आपकी शादी होगी तो मेरी देवरानी पुराने मकान में थोड़ी ना, अब इस घर में हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। फिर अपने खर्चों की रसीदें दिखाते हुए उसने अपने देवर से कहा, यह देखिए देवर जी, हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, अब तो सारा पैसा ही खत्म होने को आया है। अभी तो पूरे घर के लिए फर्नीचर खरीदना है, माँ बाबूजी के कमरे के लिए नया पलंग खरीदना है और आपके भतीजे के कमरे में भी तो छोटा बेड और स्टडी टेबल खरीदनी है। लेकिन अभी तो महीने का खर्च निकलना ही मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगता है कि यह सामान आने में सालों लग जाएंगे। तभी रवि ने कहा, लेकिन भाभी, मकान पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? अपने बेटे की बात पर सीमा जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, मकान के लिए तो तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे दिए और साथ ही पुराना मकान भी तो बेचा है। और हाँ, थोड़ा बहुत पैसा तुम्हारे भाई ने भी खर्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीमा जी की बात सुनकर उनकी बहू तन्वी अपनी सास को तिरछी नजरों से देखने लगी, फिर मुंह बनाकर वहां से चली गई। रिटायरमेंट के बाद प्यारे लाल जी घर में बैठ गए तो उनके छोटे बेटे रवि ने कहा, बाबूजी, अब तो भैया की यहाँ पर सेटिंग हो, आप लोग मेरे साथ चल कर रहिए, मैं भी वहाँ पर अकेला हूँ। इस समय तन्वी झट से बोली, अरे देवर जी, माँ बाबूजी को आप यहीं रहने दीजिए। अब आप खुद ही बताइए, आपके आने जाने का तो समय ही नहीं, फिर आप इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे? यहाँ तो कम से कम 2 लोग तो मिल जाते हैं बातें करने के लिए। तभी सीमा जी बोली, बहू सही कह रही है, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर हम तेरे साथ चलेंगे। इस समय जैसे ही तन्वी किचन में गई तभी अंकित पीछे से आया और बोला, अच्छा भला तो यह लोग यहाँ से जा रहे थे, हमें छुटकारा मिल जाता, तुमने उन्हें रोक क्यों लिया? अरे आप समझते क्यों नहीं, बाबूजी के हर महीने की पेंशन आएगी, वह भी तो हमें चाहिए। और फिर घर की देखभाल और घर का काम करने के लिए अब मैं कोई नौकर थोड़ी ना रख। इतनी बात करके वे दोनों किचन से बाहर आ गए। तभी रवि अपनी माँ सीमा जी से बोला, माँ, यदि आप मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे रहते आपको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी समय तन्वी बोली, अब क्या बताऊं देवर जी, अब माँ बाबूजी की कमाई तो आएगी नहीं और बुढ़ापे में 100 तरह के खर्च होते हैं, आपके भैया क्या क्या संभालेंगे? बच्चों की पढ़ाई के भी कितने खर्चे हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर रवि ने तुरंत 50,000 का एक चेक भर के अपने भाई की तरफ बढ़ा दिया और बोला, भैया मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दिया करूँगा। वैसे पापा के रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खर्च होना चाहिए। जैसे ही रवि ने चेक बढ़ाया उसी समय तन्वी ने चेक को लपक लिया। पैसों का चेक देकर रवि वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। तन्वी अपने सास ससुर से मिश्री घुली बातें करके सारे काम करवा लिया करती। एक दिन अंकित अपने पिता से बोला, बाबूजी, आपको बार बार बैंक में आने और जाने के लिए कितनी दिक्कत होती, मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों का एक ही बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं ही संभाल लिया करूँगा। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर प्यारे लाल जी को यह बात ठीक लगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अंकित तो जैसे इसी मौके की तलाश में था, उसने अपने पिताजी के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 महीना बीता, तन्वी सीमा जी से बोली, माँ जी, क्या बाबूजी ने बैंक से पेंशन के पैसे निकलवाए हैं? तो सीमा जी बोली, हाँ बाबू, कल तुम्हारे बाबूजी बैंक के रास्ते से गए थे तो सोचा अपनी पेंशन निकलवा लाएं। यह सुनकर तन्वी बोली, माँ जी, आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो घर का राशन, सब्जी, दूध यह सब बाबूजी को ही लाने के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि अंकित के पास वक्त ही नहीं होता और ऊपर से पैसों की भी तंगी चल रही है।
इतना कहकर तन्वी वहां से चली गई। सीमा जी ने यह सब बातें अपने पति प्यारे लाल जी को बताई। प्यारे लाल जी ने तन्वी से बोला, बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब रवि पैसे भेज रहा है फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है। अब इससे ज्यादा खर्च तो मैं भी नहीं कर सकता, हम दोनों की दवाइयों का खर्च भी तो हो। इतनी बात सुनकर तन्वी गुस्से में तिलमिलाई और भड़कते हुए बोली, बाबूजी, आप क्या चाहते हैं? जो पैसे हमें देवर जी देते हैं उनका हम आपको हिसाब देते रहें? फिर इतने साल हमने आप लोगों के लिए जो कुछ भी किया उसका तो हमने कभी हिसाब नहीं मांगा। वे दोनों यह बातें सुनकर हैरान रहे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन जब प्यारे लाल जी सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। उनकी यह हालत देखकर सीमा जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ समझने से रही, क्यों ना आप अंकित से बात करें। सीमा जी प्यारे लाल जी से कहने लगी कि आपसे अब यह सब नहीं होगा। अभी यह बात चल ही रही थी कि इतने में तन्वी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, आज काम वाली बाई नहीं आएगी तो रसोई में कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दीजिएगा, और मशीन में कपड़े भी धुल गए होंगे तो उन्हें भी पानी से निकाल कर सुखाने डाल दीजिएगा। मैं पार्लर से होकर आती हूँ। ऐसा कहकर तन्वी चली गई और सीमा जी सोचने लगी, पहले तो बहू प्यार से काम करने को कहती थी लेकिन अब उसमें भी रौब जताती है। धीरे धीरे सीमा जी और प्यारे लाल जी की हालत बद से बदतर होने लगी थी। एक तो बेटा था जो उनकी बात नहीं सुनता था और ऊपर से बहू के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन सीमा जी अपने पति प्यारे लाल जी से बोली, इससे तो अच्छा होता कि हम लोग रवि के साथ ही चले जाते, लेकिन आजकल तो वह भी फोन नहीं करता। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सीमा जी उदासी भरे स्वर में अपने पति प्यारे लाल जी से कहने लगी। दरवाजे पर कान लगाए तन्वी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने कमरे में जाकर अपने पति अंकित को सब बात बताई, लेकिन वे दोनों अपने माँ बाबूजी को रवि के पास भेजना नहीं चाहते थे। यदि वे ऐसा करते तो न तो उन्हें बाबूजी की पेंशन मिलती और ना ही रवि उनके पास पैसे भेजता। फिर दोनों ने योजना बनाई कि माँ बाबूजी से कैसे छुटकारा पाया जाए। अगले दिन अंकित बोला, बाबूजी, रवि का फोन आया था, उसने आपको अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों का टिकट, आप क्या कहते हैं? अंकित की बात सुनकर वे दोनों खुश हो गए और बोले, हाँ बेटा, यही सही रहेगा। ठीक है बाबूजी, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम 2 दिन के बाद ही निकलेंगे। ऐसा कहते हुए अंकित अपनी पत्नी तन्वी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन जब वे दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे तो तन्वी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप इतना सोना पहनकर मत जाइए, आप ऐसा कीजिए, अपने जेवर और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें संभाल कर रख दूंगी। सीमा जी ने अपनी बहू तन्वी की चालाकी समझे बिना उसे चाबी दे दी। अगले दिन सुबह अंकित उन दोनों को लेकर मुंबई के एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए निकल गया। तभी प्यारे लाल जी बोले, बेटा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तो दिल्ली ज्यादा नजदीक पड़ता है ना, फिर मुंबई से फ्लाइट पकड़ने की क्या जरूरत है। अपने पिता प्यारे लाल जी की बात सुनकर अंकित थोड़ा हड़बड़ा गया। यह बात सुनकर अंकित ने अपने पिता से कहा, दिल्ली से फ्लाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। मैं यहाँ से आपको फ्लाइट में बिठा दूंगा, वहाँ से रवि आपको उतार ले। मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंचकर अंकित ने अपने माता पिता से कहा, आप लोग यहीं बैठिए, मैं ज़रा इंक्वायरी करके आता हूँ। इतना कहकर अंकित वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब 1 घंटे के बाद प्यारे लाल जी बोले, बहुत समय हो गया, अंकित अभी तक नहीं लौटा। तो सीमा जी बोली, अरे आपको क्या पता कि कितना समय लगता है, हमने पहले कभी कोई फ्लाइट पकड़ी है क्या? इंतज़ार करते करते रात होने लगी, लेकिन अंकित का कुछ अता पता नहीं था। परेशान होकर मुझे तो अपने बच्चे की चिंता हो रही है, वह ठीक तो होगा ना? इतना सुनते ही प्यारे लाल जी ने कहा, हमारा अंकित बच्चा तो है नहीं कि कहीं गुम हो जाए, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकल आए और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, परंतु इतने बड़े शहर में कहाँ किसी को एक दूसरे की पड़ी थी। इस अनजान शहर में अपने आप को अकेला समझकर सीमा जी हड़बड़ा गई
और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सीमा जी अपने साथ जो खाना बनाकर लाई थी उन्होंने वही खोला और वे दोनों खाना खाने लगे। फिर वही अखबार बिछाकर लेट गए। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो प्यारे लाल जी अपनी पत्नी से बोले, अब हमारा बेटा नहीं आएगा, उसने हमारे साथ छल किया है, अपने शहर से इतनी दूर इस महानगर में हमें छोड़कर चला गया है। इस पर सीमा जी बोली, मैंने आपसे कितनी बार कहा आप अपने पास एक छोटा सा फोन रखा कीजिए, लेकिन आप मानते ही नहीं। चलिए अब अपनी डायरी निकालिए और उसमें से रवि का नंबर निकालकर उसे फ़ोन लगाते हैं। सीमा जी के कहने पर जैसे ही प्यारे लाल जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब में उनकी पॉकेट डायरी भी नहीं थी। यह देखकर वह हैरान रहे। घर से इतनी दूर अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे लोग वापस जा सके। इधर अंकित और तन्वी अपने घर में खूब मजे से रह रहे थे। जब रवि का फोन आता और अपने माँ बाबूजी के बारे में पूछता तो तन्वी ने कहा, हमें माँ बाबूजी को 4 धाम की यात्रा पर भेजा है, उन्हें आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। खैर कुछ दिन बीते तो रवि अपने काम के सिलसिले से फ्लाइट पकड़ मुंबई आया। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बाबूजी, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, 10 रुपए की 2 पेन हैं, खरीद लेंगे तो इस भूखे को भी कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। रवि ने उस आवाज की दिशा में देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं। अपने जिस बूढ़े पिता को आज तक उसने केवल सम्मान से सिर उठाकर जीते देखा है, अपने पिता को इस हालात में देखकर उसकी नजरें झुक गई। बगल में देखा तो उसकी माँ चिप्स के पैकेट लिए लोगों को खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। रवि अपने माता पिता को इस हालत में देखकर हक्का बक्का रह गया। जब रवि उनकी ओर गया तो प्यारे लाल जी बोले, हाँ हाँ बाबूजी आओ, यह 10 के 2 पेन हैं। इतना कहते हुए उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी आवाज मानो गले में ही रुक गई हो और वह अचानक अपने बेटे रवि को अपने सामने देखकर एक मासूम बच्चे की तरह फफक फफक कर रो पड़े। रवि ने अपने माँ बाबूजी को अपनी बाहों में समेट लिया। माँ बाबूजी, आप लोगों की ऐसी हालत और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे को सामने देखकर सीमा जी खुद को संभाल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। प्यारे लाल जी ने उसे सारी घटना से अवगत करवाया। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपने माँ बाबूजी को भरपेट खाना खिलाया और फिर उन्हें अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर आकर जैसे ही रवि ने दस्तक दी, उसे देखकर तन्वी और अंकित के होश उड़ गए। और तुम अचानक यहाँ? रवि को यूं अचानक सामने देखकर तो जैसे उनके होश ही उड़ गए। लेकिन माँ बाबूजी तो अभी तक नहीं आए। तो रवि बोला, तो क्या हुआ? अरे भैया भाभी, घर तो मेरे माँ बाबूजी का ही है, क्या मैं बिना बताए अपने घर में भी नहीं आ सकता? तन्वी बोली, क्यों नहीं देवर जी, यह बताइए इस बार अपनी भाभी के लिए कौन सा उपहार लेकर आए हैं? रवि ने कहा, ऐसा लेकर आया हूँ, एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। रवि ने अपनी भाभी तन्वी से कहा, जरा दरवाजे की तरफ देखिए। ऐसा सुनकर तन्वी ने जैसे ही पलटकर देखा, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी, उसके साथ सास ससुर भी खड़े थे। उन्हें देखकर जैसे ही अंकित उनकी ओर बढ़ा तो रवि ने एक जोर का तमाचा अंकित के मुंह पर झाड़ दिया और बोला, बाबूजी से ही पैसे लेकर तुमने इतना बड़ा घर बनाया और उन्हें ही बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम्हें यह बोझ बस बहुत हुआ। इस हरकत के लिए तो मैं तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगा। तुम दोनों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। तभी सीमा जी आगे बढ़ी और अपने बेटे और बहू को एक एक जोरदार तमाचा लगाया और बोली, क्या कमी रखी थी हमने अपनी परवरिश में जो तुम इतने मतलबी हो गए? अपने माँ बाप को इतनी ठंड में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। फिर रवि बोला, शक तो मुझे पहले से ही, इसलिए मैंने जितने भी पैसे तुम्हारे नाम पर भेजे थे उनकी एक एक रसीद मैंने संभाल कर रखी है, और जो तुमने धोखाधड़ी से पिताजी के साइन करवाए थे उनका ज्वाइंट अकाउंट खुलवा कर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाए थे, उनकी एक एक डिटेल मैंने निकलवा रखी है। सब कुछ देखने के बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले। धोखाधड़ी के मामले में अंकित को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया।
लेकिन अपने पोते की वजह से उन दोनों ने अपने बेटे बहू को माफ कर दिया। कोर्ट का फैसला प्यारे लाल जी के हक में आया। प्यारे लाल जी ने उस मकान को बेचने का फैसला किया, जिसमें से आधे पैसे उन्होंने अपने पोते के उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिए और बाकी के पैसे लेकर अपने बेटे के साथ विदेश चले गए। विदेश में जाकर उन्होंने एक अनाथ संस्कारी भारतीय लड़की से अपने बेटे का विवाह करवाया, जिसे उन्होंने माता पिता का प्यार दिया और बदले में उन्हें अपनी बहू की तरफ से पूरा प्यार और सम्मान मिला, जिसके वह हकदार थे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।